तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु नाम है। तो सबसे पहले हम बात इससे स्टार्ट करते हैं कि एक जो एटम होता है, एक जो एटम होता है या जो परमाणु होता है वो क्या होता है, इस बात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। एक कोई पेपर है, ठीक है, उस पेपर को तुम तब तक फाड़ो, उस पेपर को तुम तब तक फाड़ो जब तक एक ऐसा पार्टिकल ना आ जाए उस पेपर का जो आगे और उसको फाड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? हम पेपर को तब तक फाड़ते रहेंगे, तब तक फाड़ते रहेंगे, तब तक वो पोजीशन ना आ जाए कि उसके बाद वो पेपर और ना फटे या और ना डिवाइड हो। तो जब वो कंडीशन आ जाएगी या जब वो पार्टिकल हमें मिल जाएगा तो उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? हम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट form of matter which cannot be divided, ठीक है, cannot be divided। मतलब यह पदार्थ का मूल रूप होता है, मूल रूप होता है जो विभाजित नहीं हो सकता, जो विभाजित नहीं हो सकता, विभाजित नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो एटम क्या होता है? ये बेसिक यूनिट होती है, सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसकी? मैटर की, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इतनी बात तो क्लियर है। अब एटम बदल गया, तो अब जब दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जब एक एटम ए एक एटम बी के साथ जुड़ता है और वो ए बी मॉलिक्यूल या ए बी कंपाउंड या ए बी कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, जब हमारा ए एटम बी एटम के साथ जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ क्या होते हैं? लॉज होते हैं। क्या होते हैं? लॉज, मतलब नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या होते हैं? कुछ लॉज या नियम होते हैं, ठीक है। अब उन नियम्स की हम बात करेंगे, यहां तक नोट करिए। तो हम क्या कर रहे थे? कुछ लॉज की बात कर रहे थे जो क्या करते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए तो उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नियम्स होते हैं, उन नियम को हमें पालन करना पड़ता है। तो वो नियम क्या होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल नियम होते हैं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। तो भाई देखो, इसके ना होते हैं दो नियम। क्या होते हैं इसके? दो नियम, ठीक है। तो पहला नियम जो होता है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब दो एटम एक साथ आके मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ना तो कोई नया मास बनेगा
ना तो जो मास है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा या खत्म होगा, ठीक है, ना तो नया मास बनेगा, ना तो जो मास है वो खत्म होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा, ना तो विनाश होगा एक रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, जैसे मेरे पास ए एटम है, क्या एटम है, ए, ठीक है, ये इसका मास मैंने मान लिया 5 ग्राम है। कितना ग्राम है? 5 ग्राम, ठीक है। और इसका मैंने बी के साथ क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन कर दिया, जिसका मास कितना है, 3 ग्राम। और केमिकल रिएक्शन के बाद मुझे ए भी मिला, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 8 ग्राम। तो जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, ना तो मास नया बनेगा और जो मास है वो भी खत्म नहीं होगा। इसी को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आ गई? हाँ, नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब भी मैं किसी दो एटम्स को मिला रहा हूं, ठीक है, या उनको केमिकली कंबाइन कर रहा हूं, या केमिकल कॉम्बिनेशन में उनको डाल रहा हूं, तो मुझे उनका एक रेशियो या एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या करके चलना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वैसे तो एक बार बताओ, जब मुझे पता है कि मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो क्या मैं कितना भी हाइड्रोजन और कितना भी ऑक्सीजन ले लूं, सबको मिलाऊं तो वाटर बनेगा? नहीं, क्योंकि ये किस रेशियो में मिलना चाहिए, 1:8 के रेशियो में मिलने चाहिए, ठीक है। अगर इस रेशियो में ये नहीं मिलेंगे तो ये पानी नहीं बना पाएंगे। तो अगर मान लो ये रेशियो में नहीं मिलते, तो मतलब जितना ऑक्सीजन था वो सारा का सारा तो पानी बना देता, तो हम सांस कहां से लेते, ये भी बात है ना। तो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक कांस्टेंट क्या चाहिए होता है, हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन चाहिए होता है, या एक फिक्स्ड मात्रा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, फिक्स्ड मात्रा चाहिए होती है दोनों चीजों की, ठीक है। तो उसी के बाद हमारा वो कंपाउंड बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल दो, जब खाना बनाते हैं तो स्वाद अनुसार नमक डालते हैं ना, तो कभी नमक ज्यादा करते हैं, कभी नमक कम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा खाना बना रहे हैं, है। तो अब क्या मैं हर खाने में पूरा नमक उड़ेल दूं पूरा, है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, तो इससे खाने का स्वाद चला जाएगा। तो नमक की क्वांटिटी क्या है, फिक्स नहीं है ना, तो वो हर किसी के लिए अलग अलग मात्रा फिक्स हो रही है, ठीक है। बट हर खाने के लिए फिक्स हो रही है ना, हर खाने के लिए क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो वैसे ही जब भी हमारा वाटर बनेगा तब हमें क्या, हमारी उनकी जो मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्वाद के लिए नमक क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे कि टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड मॉलिक्यूल, वी नीड अ कांस्टेंट proportion और
फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मतलब अगर किसी भी यौगिक किसी भी यौगिक या अणु किसी भी यौगिक या अणु को बनाने के लिए हमें एक निश्चित एक निश्चित अनुपात चाहिए होगा। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोला गया है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करिए इसको। देखो, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे एग्जाम के लिए हम शॉर्ट नोट बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हैं। अब शॉर्ट नोट के फायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो तुम एक बार में बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। अगर मैं मान लो ये पूरी बुक दे दूं तुम्हें एग्जाम से पहले, ठीक है, ये पूरी बुक दे दूं या इस पूरी बुक का एक समराइज 5 पेज में लिख के दे दूं, तो तुम कौन सा लोगे? 5 क्योंकि 5 पेज वाले में सब कुछ है। ठीक है, बट वो 5 पेज कब फायदेमंद होगा? जब तुमने एटलीस्ट एक बार इसको पढ़ा होगा। ठीक है, जब तक तुमने एक बार भी इसको नहीं पढ़ा तो 5 पेज तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें तो शॉर्टकट में लिखा होगा। ठीक है, तो अगर तुमने पूरा पढ़ लिया है, अब तुम्हें चाहिए कि एग्जाम जब आए, ठीक है, एग्जाम जब आते हैं तो ऐसा होता है ना कि 1 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, और उसमें तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम सारे चैप्टर को एकदम लाइन वाइज लाइन पढ़ के पूरा जाओ, या जितने भी तुमने नोट्स बना रखे उनको सबको तुम पढ़ के जाओ। नहीं हो सकता ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। क्या होते हैं? फायदेमंद। ठीक है, तो मेन बात यही आती है कि ये शॉर्ट नोट बनाते कैसे हैं। ठीक है, और बनाते कैसे सबसे बड़ा कि इसको पढ़ना कैसे, क्योंकि बना तो लेते हैं बच्चे, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, किसी का इधर से कॉपी कर ले, इधर से कॉपी करके खुद से नहीं बनाते। तो शॉर्ट नोट बनाने का फायदा तभी मिलेगा जब तुम उनको खुद से बनाओगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कुछ बना के देता हूं तो उस शॉर्ट नोट को मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए बनाया। ठीक है, उसमें मैं एरो यूज करता हूं या मैं कुछ सिंबल्स यूज करता हूं किसी चीज को डिनोट करने के लिए, वो मैंने अपने हिसाब से बना रखा है। मैं जहां पे भी एरो देखूंगा इसका मतलब क्या है, ये बात इस चीज से लिंक हो रखी है। ठीक है, ऐसे ये मैंने अपने समझने के लिए ले रखी है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे की क्लासेस में अब 2-2 लाइन के आंसर तो मिलेंगे नहीं, पैराग्राफ में एसएसटी के कितने आंसर बड़े होते हैं, है ना। तो इनमें जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ताकि हम क्या कर सके, उन शॉर्ट नोट्स में से फटाफट रिवाइज मार सके। ठीक है, और अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आ सके। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें 6 बातें दे रखी है। कितनी बातें दे रखी है? 6 बातें। ठीक है, अब उन 6 बातों को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यूज मैं करूंगा 6 लाइनों का। ठीक है, क्या करूंगा? 6 लाइनों का, और मैं वर्ड कम से कम रखूंगा, और किस तरीके से मैं शॉर्ट में उसको बना रहा हूं उसका एक एग्जांपल है, तुम देखो और समझने की कोशिश करो कि कैसे मैंने करा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर घर जाके तुम्हें अपने सारे नोट्स के साथ वही करके हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, और याद रखना कभी भी शॉर्ट नोट 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो तुम उसके लिए 2 पेज यूज कर सकते हो, बट कोई भी छोटा चैप्टर है तो उसको कम से कम पेज में खत्म करो। ठीक है, चाहे आधे पेज में क्यों ना खत्म हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये बात इंश्योर करो कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने एक टॉपिक ले लिया स्टार्टिंग का, एक टॉपिक ले लिया एंडिंग का, लिख दिया दोनों को, अब उसमें तुमने बीच के टॉपिक तो डाले ही नहीं। ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई करो, पेपर्स को देखो जो पिछले सालों आ चुके हैं उन पेपर्स को देखो, थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा किसी से पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है, टीचर से पूछो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फिर उन सब को अपने उसमें लाओ, और फिर शॉर्ट नोट में डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। जॉन डाल्टन के जो उसने थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो जो जॉन डाल्टन थे, कौन थे?
जॉन डाल्टन थे। तो उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, पहली थ्योरी क्या बोला, ठीक है, पहली थ्योरी क्या बोला वो मैं पहले पढ़ता हूं। ठीक है, बोला गया कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम which participated in chemical reaction। ठीक है, अब देखो कितनी बड़ी लाइन होगी, अगर लिखूंगा तो इतना आ जाएगा, बोर्ड भर जाएंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करना है। क्या करना है, शॉर्ट करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले उसने बात करी किसकी, मैटर की। किसकी बात करी, मैटर की। फिर क्या बोला उसने मैटर के बाद, कि मैटर जो है वो किससे बने होते हैं, वेरी शॉर्ट पार्टिकल से। किससे बने होते हैं, वेरी शॉर्ट पार्टिकल से। ठीक है, वेरी शॉर्ट पार्टिकल। ठीक है, वेरी शॉर्ट या वेरी टाइनी बोला था उसने। क्या बोला था, या ऐसे लिखो, टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, और इन टाइनी पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटम। और यही एटम किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में। ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। तो देखा, जो भी मेन वर्ड्स थे वो सारे मेन वर्ड्स मैंने क्या करा, एक लाइन में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और मैंने जो फालतू की इंफॉर्मेशन थी, जैसे इज द तो अब तक लगाना सीख ही गए होगे। ठीक है, तो वो सब मैंने हटा दिया। अब मेन क्या बात थी इस लाइन में, कि मैटर, टाइनी पार्टिकल, एटम और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई। तो देखो एक लाइन कितनी शॉर्ट होगी। अब देखो ये 4 वर्ड में पूरा लाइन समेट गया। अब पूरा 4 वर्ड आसान है, पूरी लाइन आसान है, 4 वर्ड आसान है, तो बन गया ना शॉर्ट नोट। तो मैं इस तरीके से शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट करना है। अगर कोई और ज्यादा होशियार होगा तो क्या करेगा, मैटर लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा, मैटर। फिर मैटर के बाद छोटे छोटे पार्टिकल बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख देगा, एटम। ठीक है, बस उसके बाद क्या लिख देगा, केमिकल रिएक्शन। और छोटा हो गया। ठीक है, जितना छोटा जैसे तुम्हें समझ में है वैसे तुम इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम शॉर्ट नोट्स को बनाओगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारे सारे टॉपिक्स एक ही पेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करना आसान होगा। फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि तुमने कितने बार बुक को पढ़ा है, कितना वो करा है, या पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं, बट कितनी बार तुमने उस चीज को रिवाइज किया है। जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना ही तुम 90, 95, 98 इन परसेंटेज के पास जाते रहोगे। बिना रिवीजन के पेपर में जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट में ध्यान से देखो क्या दे रखा है। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हैं। तो क्या बोल रहा है, पदार्थ, ठीक है, छोटे कण, छोटे कण। ठीक है, क्या बोला जाता है छोटे कण को, परमाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। और एक इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेती है, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर तुम्हें मन हो तो रासायनिक अभिक्रिया को बड़ा करके लिख लो या केमिकल रिएक्शन को बड़ा करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस समझना तुम्हें है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि ध्यान से सुनो, एटम आर इनडिविजिबल। एटम जो है कि वो क्या है, इनडिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एटम की बात हो रही है। मेन क्या पॉइंट है, एटम। ठीक है, उसको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड। तो डिवाइड क्या लगा दूंगा, क्रॉस, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद एक और मेन बात क्या बोली है, अब डिवाइड के बाद क्या बोला है, एटम के बारे में बोला है। डिवाइड के बाद फिर से क्या बोला है, एटम के बारे में बोला है। तो फिर से एरो कहां से ले लूंगा, एटम से ले लूंगा। फिर क्या बोलूंगा कि नॉर क्रिएटेड, ठीक है, और नॉर डिस्ट्रॉयड। बन गया शॉर्ट नोट, इजी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एटम डिवाइड नहीं हो सकते और ना तो उनको क्रिएट किया जाता है ना तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बन गया शॉर्ट नोट। ठीक है, अब आपका क्या काम है, बाकी के रिमेनिंग पॉइंट 3, 4, 5 और 6 इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में छोटा करके लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतने करते हैं। ठीक है, अभी तो बस इतने करते हैं।